मैंने अर्न किया और उत्तराखंड में उसको इन्वेस्ट किया उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड ने मुझे ठोकर मारी और मैं फिर खड़ा हुआ, फिर ठोकर मारी। ठोकर शायद इसलिए भी मारी रावत जी क्योंकि अब आप बहुत बार भू कानून की बात करते हैं और राजधानी की बात करते हैं। राजधानी का सवाल आपके रहते इतना बड़ा सवाल नहीं था कि उस पर एक मुख्यमंत्री फैसला नहीं ले सकता था। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाते रह गए और उन्होंने ठोक दिया, बना दिया, जुमले दे दिए, वो दे दिए, लोगों ने उन पर ताली बजा दी। इकोनॉमी का क्या होगा? हम उसके साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ, आज भी चिदम्बरम आदि के साथ उस पर सोचते हुए लगे हुए हैं और वो नए जुमले गढ़ दे रहे हैं, और तब तक हम कह रहे हैं ये क्या हुआ। एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, कह रहा है कि साहब आपके सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, विजय बहुगुणा षड्यंत्रकारी था। मैं कहता हूँ पैसा, कहता हाँ पैसे किसे हुआ, और कहता वो और उनके बेटे थे। उसने ये बात स्टैब्लिश की कि जब आपकी वो बातचीत हो रही है उसमें वो व्यक्ति एक बात कहता है कि पिछली बार भी इनसे ये वादा किया गया था लेकिन इनको मिला नहीं। उन्होंने एक मंत्री का नाम लिया था और ये कहा था कि इनको फला मंत्रालय देने की बात की गई थी लेकिन बाद में नहीं मिला। तो उससे ये सब लोगों के बीच ये मैसेज गया कि मंत्रालयों के बंटवारे में किसी इस तरह के मीडियोकर की बड़ी भूमिका ये तो होती है, ये तो हमेशा होती है, प्रैक्टिकल। नमस्कार, कुछ मीठी कुछ तीती के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो इस वक्त सत्ता में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये बात उठती है कि उत्तराखंड के सबसे बड़े कद के नेता का नाम लिया जाए तो उनका नाम उसमें सबसे पहले लिया जाता है। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो केंद्र में मंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता हरीश रावत। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। बहुत धन्यवाद आपका। हमारा रावत जी ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है कुछ मीठी कुछ तीती, तो इसमें आपके जीवन से जुड़ी कुछ मीठी बातें होंगी, कुछ तीती यादें होंगी, और हम इसकी शुरुआत करेंगे हरीश रावत बनने से पहले के सफ़र से शुरू करेंगे, आपके बचपन की यादों से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका बचपन कहाँ बीता और उससे जुड़ी जो यादें आज भी सबसे दिल के नज़दीक हैं वो क्या हैं? तो एक गांव में पैदा हुआ और आज भी हमारा गांव थोड़े बदलाव के साथ है, और मैं बल्कि अभी जा रहा हूँ, शायद 2-3 तारीख को अपने गांव पहुँचूँगा। मैं हर हमेशा जाता रहता हूँ। तो गांव के साथ बहुत सारी यादें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जो शरारतें करते थे, और उस समय लोग बड़ा प्यार करते थे बच्चों से, शरारत करने वाले बच्चों से भी। आज तो बड़ा मुश्किल है, यदि जितने हम उस समय लोगों की ककड़ियाँ छोड़ देते थे, कभी जो है सेब नाशपाती उसमें खूब होते भी थे, संतरे नारंगी, यहाँ तक कि लोगों की गाय का दूध भी निकाल देते थे। जंगल गई है या बकरी गई है तो उसका दूध निकाल देते थे, और सब तरीके की शरारतें करते थे, मिलजुल करके करते थे। और मुझे याद नहीं कभी किसी ने झगड़ने आए हों। एक बार हुआ था, हमने किसी के खेत में प्याज मांग रहे थे हम उनसे, तो उन्होंने प्याज दिया नहीं। तो प्याज करीब करीब तैयार हो गया था उनका, और पानी के नीचे था वो जो है। तो हमने उनके वो बकरी चुगाने के लिए गए, तो अंदाज़ लगाया कि ये कितनी देर में लौटेंगे। उतनी देर में सबने लग करके उनकी जो प्याज की गांठें थी वो काट करके सब बोरों में भरी, जितनी काट सकते थे, और वो जो ऊपर का डंठल था हरा वाला, उसको उसी में रुपाई कर दिया और पानी छोड़ दिया। तो 2-1 दिन तक तो उनको मालूम ही नहीं पड़ पाया कि क्या हो गया उनके साथ। जब मालूम पड़ा तो फिर हल्ला गुल्ला मचाया उन्होंने, और बड़ी आवाज़ लगाई मेरे पिताजी को कि फला देखे थे मेरे साथ ऐसा कर दिया आपके बेटे ने और उनके साथियों ने। तो पिताजी ने डंडा लेकर के मुझे मारने दौड़े। तो मुझे मालूम था कि जेठ जो है बहू को नहीं छूता है। अच्छा। तो मेरी गांव की चाची थी, वो बड़ा सा घाघरा पहनती थी, मैं उसके साथ छिप गया। है तो पिताजी कहें हट 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 यहाँ से, आ तो सही तो रही, आज कमर तोड़ता हूँ। और
चाची ने मुझे बचा लिया। अच्छा। तो ऐसी शरारतें होती थी गांव और ये घरों जो के अंदर। सब जो है ये जो आइडिया था हम कि लोगों के ककड़ियाँ खाते थे, जी। उसके बच्चों को भी खिलाते थे। हम्म। और जब माँ गाली देती थी कि अरे मर जाया तुमने खा दिया, ये कर दिया, किसने खाया, तो हम उस से कहते थे अब तो तू मर जाएगा यार, देखे तेरी माँ गाली दे रही है। ये सब चलता नहीं, रहता वैसे भी ये बात तो कही जाती थी कि ककड़ी चोरी की बच्चों को गाली नहीं लगती है, पहाड़ में हाँ ऐसा हाँ कहते हाँ थे। बिल्कुल। उस समय तो ये प्रचलित माना जाता था, बल्कि इसकी गाली होने इसका मतलब है जी। बच्चों का कल्याण होने जा रहा है। और वो आइडिया किसका था कि जमीन के नीचे से प्याज गायब कर ली जाए अरे और ऊपर से जो है ये सब आइडियाज सब बच्चे सब निकालते थे। हम तो देव पूजन भी करते थे, भूमिया भी जगह जागर भी लगाते थे। और जिस दिन वो कोहरा पड़ जाता था तो हमारे गांव के बीच में और स्कूल के बीच में करीब पैदल में यूँ यूँ उसमें, यहाँ स्कूल था, यहाँ हमारा गांव था, तो ये उसमें जंगल भी पड़ता था, थोड़ा हल्का था, तो 2.5 किलोमीटर पड़ता होगा। उसमें कोहरा लग जाता था, तो कोहरे में दिखाई नहीं देता था गांव से इधर बच्चे कहाँ गए करके। तो उस दिन हम भूमिया देवता का पूजन करते थे। अच्छा। और कोई तेल लाता था, कोई हो लाता था, और वहीं जाकर लगाते थे, जाते थे। तब पता चलता था बाद में कि ये बच्चे तो वहाँ के आए नहीं। तब शिकायत होती थी। मेरे पिताजी ने, हमारे हेडमास्टर साहब थे चिंताराम जी, उनको एक लाठी दे रखी थी, कह रखा था इसको पीटते रहना। आज तो मुझे आश्चर्य होता है जब कोई भी किसी के बच्चे को ज़रा सा डांट दे, पीट दे, तो उसमें बहुत बड़ा तमाशा बन जाता है, कानून तक की बात आती है। और उस समय जो है पीटने के लिए छड़ी देते थे, कहते थे हाँ साहब। हाँ मेरे पिताजी जो हैं राजेश सिंह जी जो है वो देते थे चिंताराम जी को जो है। लेकिन उन्होंने विचार में कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। इतने देवता आदमी थे और उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था, हम सब उनका बड़ा आदर और बड़े डरते थे, बड़ा प्यार करते थे। अपने जेब में गट्टे लाते थे बच्चों को खिलाने के लिए, कलम अपने आप छील करके लाते थे, स्याही बनाते थे सब। वो कमीटू होता है ना, कमीटू, हाँ कमीटू के वो डिब्बे में उसको बना करके उसको सिखाया थे। आज भी मुझे उनकी याद है। और आपको ताजुब होगा, डिग्री में मतलब यूनिवर्सिटी में किसने पढ़ाया मुझे याद नहीं, और इंटर कॉलेज के भी बड़ा कोशिश करके मैं रिकॉल कर रहा हूँ इस समय। लेकिन प्राइमरी और जूनियर तक की मुझे याद, बहुत परफेक्ट याद है। हाई स्कूल के भी कुछ टीचर्स की याद है, क्योंकि वो समय उनका, वो अपने विद्यार्थी में अपने को क्या पूरी तरीके से समाहित कर देते थे। भीम सिंह माँ साहब थे, हेडमास्टर थे। उनके वहाँ जब जूनियर हाई स्कूल का उन दिनों वो होती थी, परीक्षा होती थी, बोर्ड की परीक्षा होती थी। तो पिताजी ने कहा भाई भीम सिंह जी इसको भी भेज दे रहे हैं आपके वहाँ। तो उनकी लड़की, एक और लड़की थी ओवरसियर साहब की, और 2-3 हम लड़के थे, हम लोगों का वहाँ पढ़ाई होती थी। तो भीम सिंह जी हमको रात को पढ़ाते थे। काम दे दिया, कहा ये प्रमेय याद करो, ये श्राद्ध याद करो, ये सब याद करो, जो कविता जो भी याद करनी है। और खुद वो झपकी लेकर के, उम्र थी तो झपकी लेते थे। तो उनको बाद में लगा कि हम तो उसके बाद सो जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपनी चुटिया के साथ, अच्छा, हाँ एक डोरी के साथ हम लोग भी चुटिया भी बांध देते थे। उसमें बच्चों के बड़े बाल होते थे, अच्छा, तो उसके साथ बांध देते थे। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो एक दिन उनकी दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड का हम ले करके आ गए, और रात को जैसे वो सोने लगे हमने उनको झपकी आई और उनकी उस काटा, और सब जा करके सो गए। अच्छा। और दूसरे दिन पता चला जब उन्हें उठे 4-1 बजे करीब, सब देखा सोए, तो सबको उठाया, हल्ला गुल्ला मचाया उन्होंने। तो देखा उनकी छुट्टियाँ गए। तो कई दिन तक उनकी वाइफ उसको लेकर के तो बड़ा आप मजा, लोगों को मारनी पड़ी? नहीं कुछ नहीं जी, उसके लिए तो उनकी वाइफ ने जो है, इंदिरा नाम था उनकी बेटी का, इंदिरा की माँ कहते थे उनको, जो है उन्होंने मुझको और दूध पिलाया। बड़ा 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 जो है, देखिए वो वात्सल्य, वो प्यार, सब चीज़ें बहुत याद आती हैं सब जो है। तो गांव में लगातार रावत जी कौन सी कक्षा तक आप लगातार गांव में रहे, और गांव से बाहर पहली बार निकलना? प्राइमरी तक तो गांव जी, और प्राइमरी के बाद जूनियर हाई स्कूल में भी गांव से, अच्छा, जाते थे। हमारे
चौनरी आज इंटर कॉलेज है, और बल्कि सिरमौली जो है वो भी हाई स्कूल हो गया है। तो हमारे गांव में ही अब जो है जूनियर हाई स्कूल है। लेकिन उस समय जो है चौनलिया भी करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ से मैंने जूनियर हाई स्कूल किया। और हाई स्कूल करने हमारे गांव के जंगल के बाद एक हाई स्कूल देवलिखेत पड़ता था। अच्छा। तो वहाँ से हमने हाई स्कूल किया, और वहाँ हाई स्कूल करने के बाद फिर रामनगर चले गए। तो जो हाई स्कूल जहाँ से किया वहाँ भी मैं एक फैमिली के साथ रहता था, एक प्रकार से पेइंग गेस्ट समझ लो या कैसे ही समझ लो। वहाँ भी हमारे घर ही जैसा था। मेरे पिताजी के दोस्त थे वो, उनके पिताजी जो है जिनके घर में रहता था, लक्ष्मण सिंह जी नाम था उनका। अच्छा। हाँ, उनका बड़ा सेब का बगीचा था, और तो हम शरारत करते थे। वहाँ सेब काफ़ी होते थे उस एरिया में, संतरे भी काफ़ी होते थे। तो ले आते थे, खा लेते थे इधर उधर से। जब कोई शिकायत करने आता था वो कहते थे मेरा बगीचा कम है, इसके बाप का बगीचा कम है। हमारे घर में भी बहुत बड़ा बगीचा था। अच्छा। झूठ बोल रहे हो, उसको क्या ज़रूरत है सब करने की। और फिर बाद में उनको जब लगा ये कभी शिकायतें कर रहे हैं, कुछ तथ्य होगा, तो उन्होंने मेरे घर जिस कमरे में मुझे रखते थे वहाँ बाहर चिटकनी लगा देते थे। अच्छा। सोते वक्त तो खिड़की तक पेड़ की एक शाखा आती थी सेब की जो है, और मैं बड़े तरकीब से, ताकि सेब टूटे भी नहीं, पत्ते भी नहीं टूटे, और शाखा को पकड़ करके वहाँ से उतर जाते थे। और उसके बाद इधर उधर सब गड़बड़ करके आ जाते थे जो है। तो निकल अपना जितना हम वहाँ 15-20 लड़के रहते थे सब अपना। बल्कि हमारी जो हाई स्कूल की टीम थी, हम तो बड़े दूर दूर तक जा कर के लोगों की सब करते थे। और जब मैं 1980 में वोट मांगने गया, पार्लियामेंट का टिकट मिल गया मुझको, तो देवलिखेत में छतों पे औरतें बैठी हुई थी, और मैं जब भाषण देने लगा तो औरतें एक दूसरे को कूहनी मार करके कहने लगी तो वही है। अच्छा। हाँ, जो यहाँ सेब चुराया करता था। हाँ। तो फिर मैंने उनसे कहा, हाँ, मैंने कहा मैं वही हूँ, और तुम्हारे सेब खा करके देखो यहाँ तक आ गया, टिकट मिल गया है, अब आशीर्वाद दो, तुम्हारा सेब जिंदाबाद। और वो पहला चुनाव था जब आप संसद पहुँचे। लेकिन उससे पहले लेकिन क्या है, उस समय ये सब चीज़ें जो है लोग बड़ी उससे देखते थे बच्चों का इसको, इस पर आज कैसे वातावरण, आज कैसा समय नहीं है जी। उस समय लोग दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझते थे। बिल्कुल। जी। अच्छा, उसके बाद जब आपकी कॉलेज की पढ़ाई हुई, आपकी पहली बार मतलब राजनीति से जो पहला परिचय हुआ वो क्या हुआ, वो कैसे हुआ, उसके बारे में? हमारे गांव में एक बगल का गांव था, रामलाल नेताजी थे। अच्छा। वो चुनाव लड़ते थे हाथी से। अच्छा। और मेरी समझ से पहले, मैंने तो बाद में रिसर्च की, हाथी को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले व्यक्ति थे। ओह। हाँ, और बड़े रेबेलियन टाइप के थे। तो मैं जाता था, एक राधे राम जी थे सूमेकर, वो दोनों की दोस्ती थी। तो कभी कभी मुझको भी बिठा लेते थे, जब छुट्टियों में जाता था तो मैं उनकी वैसी बात सुनता था। जब मैं रामनगर पढ़ने के लिए गया तो रामलाल जी ने एक पुछड़ी गांव था, जंगल के बीच की ज़मीन पर भूमिहीनों का कब्जा करवाया। फिर उन्होंने सुअर खाल में भी करवाया, अब भी है वो जो है। और ये बिंदु खत्ता भी उसी समय बसा था। सब भूमिहीनों की, वो भूमिहीनों के नेता थे। कहते थे जो ज़मीन सरकारी वो हमारी। हाँ, उनका बड़ा नारा है। हाँ, तो हमको उनका नारा अच्छा लगता था। तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने सिखाया। फिर एक सुशील कुमार निरंजन थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे और पत्रकार थे। तो वो दैनिक मशाल निकालते थे, मशाल अखबार निकालते थे साप्ताहिक। तो कभी कभी वो वैसे हम बैठते गपशप में, तो उन्होंने मुझको थोड़ा थोड़ा जो है तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो लेफ्ट हाँ, में तब हुई? तक नहीं, मैं था, मेरे परिवार में सब कांग्रेसी थे। मेरी चाची फ्रीडम फाइटर परिवार से थी। उनके तो परिवार में पिताजी, भाई, चचा और बड़े भाई सब जेल गए थे। तो वहाँ तो कोई गड़बड़ करने का सवाल नहीं, चाची मारे पिटाई करे। तो हम थे तो कांग्रेसी, मैं तो कांग्रेसी था कम से कम, लेकिन उनसे लीनिंग थी, उनसे दोस्ती जैसी थी। और वो बताते थे
मार्क्स लेनिन कौन क्या कहता, कौन ये क्या आपकी कहता। क्या उम्र थी उस वक्त? उस समय रही हूँ हाई स्कूल, इंटर में अच्छा। इंटर में आया था मैं उस समय जो है। तो जिस समय मैं सेकेंड ईयर में था जी। तब छात्र संघों पर प्रतिबंध लगा दिया था। चौधरी चरण सिंह जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे जब जी। पहली बार संबित की सरकार बनी थी, जी। उन्हें छात्र संघ बंद कर दिया। पहला गैर कांग्रेसी हाँ, मुख्यमंत्री। तो पहला काम सुशील कुमार जी के उठाने पर मैंने घंटा बजा करके स्कूल का जुलूस निकाला उसके खिलाफ। अच्छा। और नारे लगाए बाजार में। अच्छा। ये अलग बात है, उसके लिए 5 रुपये फाइन हुआ। तो फिर वो सुशील कुमार निरंजन जी से मैंने कहा तुम ही दो, आप कहाँ दे रहा हूँ। अच्छा। घर जाऊँगा तो पिटाई होगी। ये था। अच्छा। तो उससे थोड़ा सीखे, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ छात्र संघ के राजनीति में उसमें रहे। 69 में इंदिरा जी को हमने बुलाया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और उस समय उन्होंने प्रीव्यू वर्ष समाप्त किए थे। हाँ। और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। नेशनलाइजेशन शी वॉज द हीरो ऑफ यंग जनरेशन। तो उनको बुलाया। उस समय संबित की सरकार थी, TN सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनके मेंटर राजनारायण सिंह जी थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऐलान कर दिया कि कैसे लखनऊ में घुसेगी इंदिरा, गांधी को घुसने नहीं देंगे। तो हम और सब हॉस्टलों में उनमें कब्जा कर लिया। तो हम लोगों ने रात जहाँ जहाँ वो रुके थे, सुबह जो है उन्होंने कुंडा लगा कर ताला लगा दिया बाहर से। अच्छा। सब लड़कों ने जो है, और लड़के तो थे सब जो है, और उनमें से आधे लोग तो फंसे रह गए। कुछ जो निकले वहाँ से उनको हमने बोलने नहीं दिया, और इंदिरा जी आई और बोल करके जीत करके 45 मिनट भाषण दिया था। अच्छा। स्पोक। मैंने तब नारायण जी को पहली बार देखा था। नारायण अच्छा। जी वो जो यंग मैन, तो उनको ये मालूम पड़ा कि मैं भी ये बुलाने वाले लोगों में हूँ इंदिरा जी को। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा, हाँ, पहली बार मेरी उनसे बातचीत हुई थी। उस समय मैं ये पॉलिटिक्स इतना नहीं जानता था। हाँ। अच्छा। लेकिन इतना जानते थे कि इंदिरा जी क्या है करके। अच्छा। तो उनके साथ फिर 70 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में बड़ी भारी, मैं उस समय LLB का स्टूडेंट था, बड़ी भारी बाढ़ आ गई थी। तो उस बाढ़ से पूरा जो है अस्त व्यस्त हो गया था लखनऊ। हमारा हॉस्टल इत्यादि भी सब बंद हो गए थे। हमने 20 एक दिन तो लोगों को इधर उधर से अनाज ले करके लोगों को बांटना, नावें चली थी उस समय सब जगह जो है, हमने टीमें बनाई थी। तो मुझे घर का ख्याल आया माँ का, तो मैं गांव आ गया। अच्छा। एक आदमी मैंने कहा लोगों से, दोस्तों से कह के गया कि मैं आ रहा हूँ। जब गांव आया तो गांव में मैंने देखा मेरी घर की हालत तो बहुत, माँ की हालत ठीक नहीं है। तो फिर वहीं रह गया। अच्छा। हाँ। फिर वहीं आप, हाँ, मैंने अपने दोस्तों को जवाब भेजा कि मैं इस साल नहीं आऊँगा, अगले साल आऊँगा। तो उस समय असर इतना था कि इस साल और अगले साल सब समझते थे सब हो जाएगा करके। लखनऊ से बड़ा वो था, तो नहीं जा पाए। फिर नहीं जा पाए तो मैं एक हमारा हाई स्कूल जिसमें मैंने जूनियर किया था, हाँ, वो हाई स्कूल हो गया था उस समय। अच्छा। लेकिन साइंस नहीं था वहाँ, और हमने उसको साइंस खोलने के लिए और इंटर बनाने के लिए श्रमदान शुरू किया। अच्छा। पत्थर इकट्ठा करते थे सड़क के किनारे और वहाँ से गाड़ियों में भरवा करके वहाँ डालते थे। वो शुरू किया। फिर चंदा करवाया, तो 3-4 कमरे बनवाए। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरी बड़ी वो थी, हनक थी लखनऊ में। तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उनको तक भी ये था कि भाई तो वहाँ से हमने जो है साइंस की मान्यता करवा दी। अच्छा। तो मुझको सेक्रेटरी बना दिया गया। इसको इंटर कॉलेज खोलने का भी हो गया। तो मैं सेक्रेटरी रहा कुछ दिन। तब तक वो एक ब्लॉक प्रमुख का इत्फाक से नॉमिनेशन हो गया। इत्फाक से, मेरी एज भी नहीं थी उस समय। उसके बारे में ये सवाल उठता है कि आप अंडर एज थे। वो बाद में रद्द हुआ शायद। हाँ, बाद में हाई कोर्ट ने जो है रद्द किया उसको, क्योंकि वो, लेकिन आप जीत गए थे। हाँ, किसी ने, उन्होंने, हमको मालूम नहीं था इसके लिए इतनी एज चाहिए करके। अच्छा। उन्होंने मजाक मनाने के लिए ये जो नेतागण बैठे थे वहाँ पे, कांग्रेस के सब मूर्धन्य नेता थे उस समय। जो वाइस प्रेसिडेंट, वो तो फ्रीडम फाइटर थे जिनके खिलाफ मुझे लड़ा। मैं उनको, जयदत्त वाला जी बड़े महान विद्वान व्यक्ति थे, एडवोकेट थे, सब थे, और ब्लॉक प्रमुख भी थे। तो सब और लोग भी थे। बाद में उनकी तारीफें सबकी जब मुझे मालूम हुआ तो मैं तो बड़ा भारी लज्जित महसूस किया। लेकिन तब तक समय निकल गया था। तो उन लोगों ने, मैं जब गया तो हम गए थे अपने प्रधान जी का वो लेने के लिए, और वो प्रधान जी चाहते थे मैं मेंबरी कब ले लूँ करके। मैंने कहा मुझे भी फॉर्म दे दो।
तो उन्होंने एक मोतीराम थे रिखाड़ी, प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, तो उन्होंने मजाक में कहा भाई इनको दे दो ब्लॉक प्रमुख है। तो मैंने कहा हाँ दे दो। एक हमारे चचा थे मोहन सिंह जी और नाथू सिंह जी, जिनके लिए हम ग्राम प्रधान का लेने के लिए थे। मोहन सिंह ने कहा हाँ दे दो। वो भी दिल्ली के से थे, आए थे, वो तेज उनके नेता थे, दे दो। है क्या कितना पैसा है? उन्होंने कहा इतना पैसा है, दे दिया। वो पर्चा देने वाला हिचकिचा रहा था क्योंकि उसको मालूम था। तो उसने कहा देखो भाई नाम तो देखो। तो कुछ उसमें जहाँ पर एज लिखी जाती थी वो एज अस्पष्ट थी। अच्छा। तो उसने भी कहा था आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब सामने तो सभी देख रहे थे, लेकिन दे दिया पर्चा। तो नन टुक मी सीरियसली, और हमने भी सीरियसली नहीं किया। तो वहाँ से लौट के आए तो हमने अपने दोस्तों से बातचीत की, जो हम सम्मान करने वाले लड़के थे गांव इलाके के, जिनके साथ। तो हमने बातचीत की। हमने कहा भाई क्या करें? उन्होंने कहा लड़ते हैं। पहले हमने इलाके के चक्कर लगाए, हर घर वोट मांगने के लिए गए। तो सारे इलाके के लोगों ने कहा हो सकते हो तो हम देंगे। तो वो 27-28 के करीब वो वोट हो जा रहे थे। 5-7 वोटों की और ज़रूरत थी। तो वहाँ पे ये हुआ कि निकल पड़ो, सबसे करो, सब प्रधानों से, सबके पास गए हम, घर घर गए। कोई था नहीं जिसने, हम कहते थे पहला नहीं दे रहे हो तो दूसरा दे देना, दूसरा नहीं दे रहे हो तो उतना हम समझ गए थे। फर्स्ट और सेकंड सब प्रेफरेंस उस समय तक अकल आ गई थी। तो दिया। तो वहाँ जो है 2/3 बढ़ गए मुझको। अच्छा। वो सब लोग देखते रह गए, उनके तो समझ में नहीं आया कि वो क्यों हार गए बीच। सब मेरी समझ में नहीं आया, मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया। तो कितने समय तक रहे, कितने समय बाद चैलेंज हो गया था वो? तो उसी समय जो है मैं, क्योंकि यूथ कांग्रेस में पहुंच थी, तो मैंने कहा ब्लॉक प्रमुख हो गया तो कुछ और भी होना चाहिए। मैं जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी हो गया था। अच्छा। हाँ, मुझे प्रदेश युवा कांग्रेस में महामंत्री बना रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, मैं यहाँ चलता हूँ, मुझे वहाँ बना दो आप। तो मैंने आई टुक माई जॉब सीरियसली, आई टुक माई जॉब सर। मैं जो गर्व है इस बात का कि एज ब्लॉक प्रमुख मैं हर गांव में गया, हर गांव में मैंने मीटिंग की। वी जो भी यंग थे हम उनको लेकर के जाते थे, और उस समय सब पैदल रास्ते थे, सब जो है जब ये उनको सब सड़कें बनाया, मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं, हाँ, जब तक चुनाव लड़ा उस एरिया से, मैं उस ब्लॉक से नहीं हारा। अच्छा। हाँ, और जो कुछ हारा, लेकिन वहाँ से नहीं हारा। अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे आपके सेवा दल के अनुभवों पर, संगठन के अनुभवों पर, इंटक के अनुभवों पर, लेकिन जिस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं उस क्रम में सबसे पहले इसके बाद वहाँ आते हैं जब सन 80 में आप पहला अपना चुनाव जीते और संसद पहुँचे। उसका थोड़ा सा बैक स्टोरी बताइएगा कि उस समय आपको सन 80 में। देखिए, मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था जी। उस नाते जो है मैं अपने ज़िले में, बल्कि ज़िले की जो कांग्रेस थी उसकी बुनियाद आज भी उनमें से कुछ साथी हमारे हैं। एक प्रकाश जोशी जी, माह साहब कहते हैं उनको, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वो मेरे साथ महामंत्री थे। और भी एक धर्म सिंह जी थे, उपाध्यक्ष थे, वो अभी मरे हैं। एक इंद्र सिंह जी उपाध्यक्ष थे, वो दूसरे ज़िले में चले गए हैं और बड़े उसमें हैं। और भी बहुत सारे लोग जो है उस समय हमने युवा कांग्रेस सब जगह गठन की, सब गठित किया। तो उस समय भी सीरियस नहीं था मैं सर। फिर इमरजेंसी आई, हम लोग उस समय संजय जी के काफ़ी नज़दीक थे, नज़दीक नहीं थे, प्रशंसक थे, उनके प्रशंसक थे। नज़दीक तो मैं यहाँ पे मैं नज़दीक तो मेरी समझ से मैं 76 में आया, उनके थोड़ा नज़दीक आया। और खैर बहरहाल मैं, आप संजय गांधी की किस राजनीति से प्रभावित थे जो आपने शब्द कहा प्रशंसक? वो बहुत रचनात्मक बातें करते थे। अच्छा। और एक बार नाम वो करने के बाद फिर वो कर लेते थे और पूरा घटनाक्रम को याद करते थे। उन्होंने जैसे ही मेरा नाम सुना मुझसे बोले हाँ माँ कह रही थी तुम लोगों ने बुलाया था ना उनको। अच्छा। हाँ, कुछ भाई वैसे ही चमत्कार करो। अच्छा। हाँ बिल्कुल। वो बहुत ये वो वाला दौर भी था रावत जी जिस समय पे फॉरवर्ड बात करने वाले नेता थे। खैर बहरहाल कटु मीठा जैसा भी रहा, 77 में मुझको असेंबली का टिकट कोई उस समय मांगता ही नहीं था। तो मैं हरीश चंद्र सिंह रावत लिखता था, बल्कि बाद में मैंने हरीश रावत हो गया। एक हरीश चंद्र सिंह रावत आज भी हैं, वो उस समय
डिग्री कॉलेज के अल्मोड़ा के महामंत्री थे और हमारे उसमें सेक्रेटरी थे या महामंत्री थे कांग्रेस में। उन्होंने छोड़ दी कांग्रेस जब इमरजेंसी के दौरान और उस समय चुनाव अनाउंस हो गए थे। अच्छा। तो बड़े बड़े अक्षरों में निकला अल्मोड़ा यूथ कांग्रेस लीडर क्विट कांग्रेस, संडे में निकला। अच्छा। ना उसमें क्या ये जो संडे मतलब दैनिक है, बहुत बड़ा अखबार है, संडे टाइम्स, संडे कुछ मतलब कलकत्ता से प्रकाशित होता। संडे पोस्ट या ना संडे पोस्ट नहीं है, संडे पोस्ट तो इधर की अच्छा। आवाज़ है। वो पहले उस समय की आवाज़ थी, इंडियन एक्सप्रेस, और उसी अच्छा। अखबार का नाम था। बड़े दो अंग्रेजी के बड़े लभ्य प्रतिष्ठित अखबार थे। तो जब टिकट का नाम मेरा जो है प्रियनंदन दास मुंशी जी ने लिया, उन्हें कहा दे दो। तो मैं आया कुछ सामान वामान ले करके, तो मैं पहुंचा यहाँ गजरोला, कुछ खाया। खाने के बाद जो है मेरा सामान कुछ छूट गया था। तो मैंने हम AICC ऑफिस में जिनके पास सामान छूट गया था उनको मैंने टेलीफोन किया। अरे उन्हें कहा तो कहाँ सामान कह रहे हो, यहाँ तो तुम्हारा टिकट बदल गया है। मैंने कहा किसको दिया? उन्होंने कहा फला को दे दिया है। मैंने कहा उनसे पूछाओ, बात कराओ। उनसे उसी समय बात कराए। मैंने कहा आप किस समय आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं फला आ रहा हूँ। मैंने कहा इतना सामान तो मैं ले गया हूँ और कुछ ये सामान भी ले आइएगा और मैं आपका रानीखेत में इंतज़ार करूँगा बस स्टेशन पर। मैं रानीखेत बस स्टेशन पर रुका रहा। जब वो आए तो उनको सामान दिया और बुद्धि चचा जिंदाबाद, हम उनके पक्ष में लग गए। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष तो था ही तब, मैं तो मेरा कंपेन माने रखता था। हमने अच्छा कंपेन किया, उनका जमानत आज़ादी बच गई। कांग्रेस के लोगों में बच कहाँ रही थी। और इत्फाक ऐसा रहा कि 80 में जो है मुझको पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। पार्टी उसी पार्टी ने दिया जिसने पहले ही इसलिए काट दिया क्योंकि वो केसी पंजी ने वो कागज दिखाया, कहा भाई हैज ऑलरेडी लेफ्ट द कांग्रेस, हाउ कैन यू। दूसरे हरीश चंद्र रावत जी ने जिन्होंने कांग्रेस क्विट किया था, उस गलतफहमी से आपका टिकट, क्योंकि वो अपने उनको उनके पुरानी पीढ़ी के थे। अच्छा। जिनको दिया था वो गोविंद वल्लभ जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। तो इसीलिए तो मैंने भी कोई चूक मकर नहीं की। मैं जानता था कि बड़ा मामला हो गया है। अच्छा, यहाँ सर एक सवाल और है कि ये वो दौर भी था जिस समय पे हेमंती नंदन बहुगुणा एक बड़े लीडर हुआ करते थे और वो उस धड़े में थे जो धड़ा कांग्रेस आई के साथ नहीं खड़ा था इमरजेंसी के दौर में। आपके उनसे कैसे संबंध थे? उनसे मुलाकातें होती थी, बातचीत होती थी, और जिस वक्त आप इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा जी के साथ में थे, इन संबंधों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मेरी थोड़ी दोस्ती जो है परमार साहब से हो गई थी, वाईएस परमार। हाँ, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो गोविंद सिंह मेहरा जी हमारे वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उनके लिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए आए 71 में। तो मैं ब्लॉक प्रमुख था तो मैंने उनको रिसीव किया। अच्छा। तो ही स्पोक फॉर नियरली 40 मिनट्स और उनमें जो है 35 मिनट तक वो मडुआ इत्यादि और दूसरी चीज़ की बात करते रहे। और अब मैंने कहा यार ये बूढ़ा हो गया, मैंने कहा कुछ काम की बात तो कर ही नहीं रहा चुनाव की। केवल 5 मिनट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा देखो मैं छोटे राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, पहाड़ का हूँ, लेकिन सौभाग्य हमारा कि पंत ना इसको बहुगुणा को टिकट मिला है। अच्छा। ना बहुगुणा चीफ मिनिस्टर होंगे, हैं, इनकी लीडरशिप में लड़ा जा रहा है। यदि तुम गोविंद सिंह को जिताते हो तो बहुगुणा चीफ मिनिस्टर होंगे। अच्छा। और वो बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर होंगे, उनकी आवाज़ बड़ी होगी और पहाड़ों की लड़ाई बड़ी होगी। उनके इस सेंटेंस ने पूरा सब माहौल चेंज कर दिया सब। अच्छा। हम भी चेंज, हाँ बस तो सब जम कर गए। तो उनका था। तो मैं बल्कि मेरा बड़ा विचित्र सा अनुभव था। जब वो गाड़ी में बैठे तो रास्ते में उन्होंने एक जगह रोका, आलू के किसी के बीज कटे हुए थे। तो बोले ये क्या आलू है? मैंने खाली ऐसे ही कह दिया लौंकी पर, मुझे मालूम नहीं था। तो बोले काटना जान, देखो ये कैसा गलत काट रखा है। कहाँ है दुकानदार, बुलाओ। दुकानदार को बुलाया। मैंने कहा भाई ये चीफ मिनिस्टर हैं और वो ब्लॉक प्रमुख जानता था मुझको। तो देखा, उन्हें कहा ऐसे काटो इसको, इसकी आँख कैसे बचानी है? तुम तो आधी आँखों को मार दे रहे हो, ऐसे काट दे रहे हो। तो मैंने कहा यार वाह रे। फिर उसके बाद रास्ते में जो है हमारे वहाँ झुमरा बोया हुआ था और नीचे नदी थी। तो उन्हें कहा झुमरा क्यों बो रखा है, मडुआ क्यों बोते हो? यहाँ तो खेती सब्जियाँ बो, सब्जी लगाओ, ये लगाओ। और मुझको डांटा,
मुझसे कहा ये करना है तुमको। तो बाद में हमने बल्कि प्रोजेक्ट बनाया उसका सिंचाई का जो है। सर यहाँ एक सवाल ये उनके साथ हो रहा। तो उन्होंने मेरा, जब मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ ना, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था, उन्होंने मुझको अपने वहाँ बुलाया। अच्छा। बाद में चुनाव के बाद मैं गया, बल्कि कैबिनेट की मीटिंग थी और वो अपने बगीचे में जो है पेड़ों की कटिंग कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे। जब मैं गया तो उन्होंने मुझको वो डिब्बा पकड़ाया। तो मेरी पहली ट्रेनिंग थी कि पेड़ों की छटिंग कटिंग कैसे करते हैं करके। अच्छा। तो उन्होंने मुझे 11-12 दिन जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हॉर्टिकल्चर, ये छोटी वो कैसे करनी चाहिए, हिल एग्रोनॉमी कैसे पढ़नी चाहिए, उसका ABCD सिखाया। तो उस समय उन्होंने मेरी बहुगुणा जी से बात कराई। अच्छा। हाँ, और फिर मैं बहुगुणा जी के पास मिलने गया। ये थी उनसे एलिमेंट्री। हाँ, ठीक है। और बहुगुणा जी कहते थे कहो साहब ज़्यादा कैसे हो, जब मिलते थे। तो 80 में वो भी MP हो गए, हम भी MP हो गए, एक ही पार्टी से थे। लेकिन थोड़ा सा हमारे नेता से उनके खटर बटर हो गई, तो वो दूसरी तरफ चले गए, हम कांग्रेस में रह गए, बस इतना ही अंतर है। लेकिन अच्छा, मेरे दिल में उनके लिए हमेशा रेस्पेक्ट रही। सर प्लीज आप बैठिए। जी। आप बैठिए। परमार साहब का जिक्र छिड़ा है, तो उन्हीं से जुड़ा एक सवाल ये जो कई बार उठता है, और उत्तराखंड में जो लोग एग्रीकल्चर को देखते हैं, जो कुछ प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं जो आंदोलन की बात करते हैं, ये सवाल बहुत बार उठता है कि, और आपने तो ये बात कई बार कही भी है कि उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। परमार साहब ने जब हिमाचल के वो पहली बार जब मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, तो यहाँ चौबटिया से वो सैंपल्स लेके गए, कश्मीर से वो सैंपल्स लेके आए, और उन्होंने उसको ऐसे इस्टेब्लिश कर दिया कि हिमाचल के आज बहुत सारे इलाके सिर्फ सेब की वजह से संपन्न हैं। वो काम यहाँ उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पाया? परमार साहब कितने साल रहे मुख्यमंत्री आपको मालूम है? और हिमाचल ने कैसे अपनी यात्रा प्रारंभ की? ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट हाँ बिल्कुल स्टेट बन गया था। स्टेट तो उसको इंदिरा जी ने बनाया था, और यात्रा स्टार्ट की थी उन्होंने नेहरू के समय से जो है। और उस दौर में देखिए, परमार एक दिन में नहीं बनते। हमारे लोग चमत्कार चाहते हैं, तो इसलिए हम चमत्कारी लोगों की धरती हैं। इसलिए हम बात परमार की करते हैं, लेकिन अपनी थिंकिंग को हम उस रास्ते पर ढालना नहीं चाहते हैं। उसके लिए मैंने कहा ना कि किस तरीके की सोच की ज़रूरत है, और उस सोच को जो है आगे बढ़ाना पड़ता है। पर ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के पास मौके नहीं थे। शुरुआत में जो पहली निर्वाचित सरकार बनी उसमें आपकी सरकार को मौका मिला, हालांकि मुख्यमंत्री कोई और थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी। देखिए, उस समय जो गवर्नमेंट थी उसके सामने पहली प्रायोरिटी ये थी कि स्टेट को व्यवस्थित करना है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन को। तो एजुकेटिव को स्थापित करना था, लेजिस्लेचर को ठीक से व्यवस्थित करना था, जुडिशरी को स्थापित करना था, और उसके बाद फोकस उन्होंने इंडस्ट्री पर रखा, क्योंकि देश में उस समय जो है हॉलीडे स्कीम चल रही थी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, और उसके तहत जो है इंडस्ट्री पनप सकती थी। हिमाचल ने भी फ़ायदा उठाया, बद्दी इत्यादि में हमने भी फ़ायदा उठाया। यहाँ जो ये सिटकुल स्थापित हुआ तो इसका फ़ायदा उठाया। तो मेरा ख्याल है जो वो फेज़ था, उस फेज़ के अनुरूप जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें और बेहतर नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। हमारा फोकस जो है, प्राइमरी फोकस होना चाहिए था हॉर्टी एग्रो इकोनॉमी पर, दूसरा होना चाहिए था शिल्प पर, क्राफ्ट पर, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम क्राफ्ट ओरिएंटेड स्टेट थे। तीसरा होना चाहिए था कल्चर एंड इकोलॉजी और दूसरी चीज़ों का। फोर्थ होना चाहिए था जो हमारी ज़मीन की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम कैसे आज के युग के अनुसार चीज़ों की पैदावार बना करके अपनी इकोनॉमी को जो है रिशेप कर सकें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। जैसे अब हमारा तराई का एरिया था, तराई के एरिया के अंदर ज़मीन में स्टैग्नेशन आ रहा था। हमारी क्रांति के समय में हमने तरक्की की थी, मगर
स्टेग्नेशन आ रहा था, तो उसको वहाँ हमको एक नई दिशा एग्रीकल्चर को देने की ज़रूरत थी। हमारा हरिद्वार में सारी कुछ संभव था, बल्कि आपको ताज्जुब होगा, जब मैं वहाँ सांसद बना था तो हरिद्वार अन्न उत्पादन में चौथे नंबर पर था। पहले नंबर पर उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पर नैनीताल, तीसरे नंबर पर देहरादून, और चौथे नंबर पर प्रतिशत के हिसाब से, पड़े एकड़ के हिसाब से, इवन गन्ने की पैदावार में भी हम वहाँ जो है दूसरे नंबर पर थे। तो मैंने एज MP उसको चेंज किया, उनके एटीट्यूड को, और आज मैं कह सकता हूँ कि उधम सिंह नगर के साथ वो उस बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब ये बताइए, 14 साल लगे आपको कि पहली बार स्टेट ने कहा कि मंडुआ भी पैदा होना चाहिए, उसका बोनस होना चाहिए, उसमें बोनस दिया जाना चाहिए, या मोटे अनाजों, मोटे दालों आदि का जो है खरीद मूल्य निर्धारित होना चाहिए, और उसमें उसकी खरीद की हराजी की नीति होनी चाहिए। इट टुक 14 ईयर्स। तो आप कैसे बदल लेंगे सब चीज़ों को जो है। उत्तराखंड के सवालों पे सर वापस और 14 के बाद 2070 के बाद स्टॉप है। किसी ने मुझको एक व्यक्ति बता दीजिए, किसी ने इस सरकार से, उसके बाद आने वाली सरकारों से सवाल किया कि मडवे, झुमरे, कौड़ी आदि आदि या गहत आदि आदि पर जो बोनस की स्कीम थी वो बंद क्यों होगी? ये बहुत, आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत, हाउ कैन यू चेंज? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे लैंड रिलेटेड इश्यूज भी, आपने पनवार साहब की बात कही, मैं कीवी मिशन स्टार्ट करके गया। सेब का जो मिशन मैंने स्टार्ट किया ड्वार्फ स्टेट, उसका जो है बेल्जियम, और वहाँ से उसके पेड़ ला करके, ताकि 2-3 हज़ार की हाइट पर भी उसको स्टार्ट किया जा सके। मैंने चुलू मिशन स्टार्ट किया, मैंने एप्रिकॉट मिशन स्टार्ट किया, मैंने सब चीज़ों को जो है, ताकि एप्रिकॉट मतलब ये अखरोट इत्यादि, बल्कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम से मैंने कहा जितने पेड़ बांट सकते हो तुम अपने मुनाफे में से इन पेड़ों को बांटो सबको। मेरा मतलब था हर घर को 1-1, 2-2 अखरोट के पेड़ भी दे दोगे तो अखरोटमय इकोनॉमी हो जाएगी। आज मुझे मेरी बेहद खुशी है कि उसका प्रभाव है कि हम अखरोट उत्पादन में हिमाचल से आगे निकल गए हैं और कश्मीर का मुकाबला कर रहे हैं। थोड़ी सी पहल थी, मतलब अब तो हमने उनको चीज़ों को, किसी ने सवाल किया नहीं, किसी ने नहीं कहा। एक चीफ मिनिस्टर था, उसने कहा तिमरू होता है ना दाना जिसका, मैंने कहा तिमरू के पेड़ लगाओ, 300 रुपये बोनस दूंगा। जंगली होता है, जंगली चीज़ें होती है, लेकिन आपको मालूम है तिमरू की क्या कदर है। किसी ने कहा कि कोई एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि भांग की कॉमर्शियल खेती करो, कानून बना रहा है, वो बना रहा है, लेकिन सत्र के बाद चीज़ें स्टॉप हो गई, रुक गई। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम बड़ा भारी परिवर्तन ले आएँ, और उस परिवर्तन में 75% हिस्से के लिए तो आपके पास सोच ही नहीं है। उत्तराखंड के अभी मेरे से बनाई गई तो उस सोच पर अमल नहीं किया। उत्तराखंड से जुड़े अभी बहुत सारे सवाल हैं, पर जिस हम क्रम में बढ़ रहे हैं उसी क्रम में उत्तराखंड गठन के बाद वाले क्रम पे अभी थोड़ी सी आगे बात करेंगे। पहले अभी उसी क्रम में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि आप 80 में पहला चुनाव जीते, उसके बाद लगातार आप 85 में चुनाव जीते, 89 में चुनाव जीते, आप लगातार सांसद रहे। उसके बाद शुरू होता है हार का सिलसिला, और हरीश रावत के बारे में ये कहा जाता है कि वो जितने चुनाव जीते हैं उससे ज़्यादा चुनाव हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ये राजनीतिक जो बहुत मजबूत गुण है वो ये है कि इतनी हारों के बावजूद, जहां लोग 2 हार, पहली हार के बाद घर बैठ जाते हैं, इतनी हारों के बावजूद भी हरीश रावत जो है प्रासंगिक बने रहे, और सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रासंगिक बने रहे। इस क्रम में 89 के बाद की अपनी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे हरीश रावत की हार का मलाल नहीं, व्यक्ति है, व्यक्ति जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन मेरे साथ उत्तराखंड की एक ग्रामवादी, गरीबवादी सोच हार गई। किसी ने शिल्प और शिल्पियों के लिए पेंशन की बात की, किसी ने आपकी संस्कृति को, अब हमारे वहाँ 3 तरीके की जाग रहे हैं, जो है गंगनाथ से लेकर के, मैंने उन सब का अध्ययन करके, किसी ने कहा कि मंच तामली में जो है जिस परंपरा को हमारे ये मानते हैं योगी जी जो है नाथ परंपरा, हाँ, अब उसकी धुनी है मंच में जो है। मैंने उन चीज़ों को फोकस किया,
मैंने कहा ये कल के हमारे आकर्षण हैं, जो हमारे हमने अपने इतिहास को, दूसरी चीज़ों को, इनको टटोला। तो लेकिन क्या है, मेरे बाद वो टटोलना ख़त्म हो गया, और अब उससे मैं हारा, मैं तो फिर भी जिंदा रह गया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता? जितनी मेरी योग्यता थी वो सब जगह मैं पहुंच लिया, और इसमें भी लोगों ने हरा रखा, लोग तालियां बजा रहे हैं। आप देखिएगा, यदि लोग बहुत तालियां बजाएंगे तो हो सकता है मैं एक नई छलांग लगाऊं। अरे तो वाह। अब लेकिन उन सब बातों से हरीश रावत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि राज्य की आवश्यकताएं क्या है, समझ क्या है, और उस समझ को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। और मुझे खुशी है, देखिए खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि लोग पहाड़ी फूड की सब बात कर रहे हैं। परसों मुझे बड़ी बेहद प्रसन्नता हुई, पहली बार मैंने देखा पहाड़ी खाने के गुणों की तारीफ करते हुए रमेश पोखरियाल निशंक जी दिखाई दिए, तो अच्छा लगा मुझको। आज फाणू की बात कही जाती है, अब हटवानी चुटवानी की बात कही जाती है। दीज थिंग, जिन चीज़ों को पहले गरीबी समझा जाता था, मडवे की रोटी को पहले ड्राइंग रूम में कोई नहीं लाता था, कोई मिडिल क्लास पहाड़ी नहीं लाता था, और आज जो है मेहमान के लिए लोग जो है उसको परोसते हैं। ओन तो अप ये करना शुरू कर दिया है लोगों ने, अपनी हमने चीज़ों को ओन करना। एक समझ बदली। हमने कहा लोगों से, ये तुम्हारी चीज़ें हैं, इन पर गर्व करो, और इनको जो है आधुनिक तकनीक के साथ, आधुनिक ज्ञान के साथ समावेश करके दुनिया को इसके चारों तरफ लपेटो। और आज लपेट रहे हैं हम। मडवा आज 60 रुपये किलो बिक रहा है। व्हाट एल्स? सर, इस पे अभी बात करेंगे। थोड़ा सा अपने सेवा दल के अनुभव के बारे में बताइएगा। सेवा दल लगभग 100 साल पूरे करने जा रहा है, और तकरीबन उसी दौर का है जब देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। आज संघ कहाँ है और सेवा दल कहाँ है? हालांकि उसके लिए आपको क्रेडिट दिया जाता है कि सेवा दल को जितना मजबूत आपने वहाँ रहते हुए किया, और राष्ट्रीय स्तर पर उसका पेनिट्रेशन जो है रूरल एरियाज़ तक पहुँचाया। लेकिन आज इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं सेवा दल की? आज तो अधिकतर कांग्रेसी सेवा दल का नाम भी नहीं जानते। ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जा रही है। चलिए, आपने कह दिया। सत्यता यह है कि आज सेवा दल के जितने प्रमुख लोग हैं, एक चेयरमैन को छोड़ करके, बाकी सब लोग जो है मेरी ट्रेन किए हुए लोग हैं। बल्कि आपको ये जान करके खुशी होगी, मैंने 20,000 लोगों को वंदे मातरम, झंडा गीत और जो है इसकी जनगण मन की ट्रेनिंग दिलवाई, उनको सिखाया। झंडा कैसे चढ़ाया जाता, कैसे उतारा जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी। कोई और उसने नहीं की। 20,000 लोगों को बिलीव है। और उसका यदि उदाहरण देखना है, एक चौहान, ओपी चौहान है, यहाँ चले जाइएगा आप, जो है BHEL में, आप पूछिएगा ओपी चौहान कौन है, आपको लोग बता देंगे। सेवा दल के वो रहे। आज भी शायद इस उत्तराखंड के अंदर झंडा गीत गाने वाला, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो एकमात्र व्यक्ति होंगे। तो ये चीज़ें हमने सब समायोजित की। लेकिन आप इसको एनालाइज कैसे करते हैं सर? कि हमने तो शाखाएं लगा करके भी, हाँ, तो आप इसको एनालाइज कैसे करते हैं कि जहाँ RSS लगातार मजबूत हुआ, चुनावी हार जीत एक अलग मुद्दा है, लेकिन सेवा दल का लगातार कमज़ोर होता चले जाना, उसको कैसे देखते हैं आप? दुखद है। मैं समझता हूँ हमको फिर से सेवा दल के इतिहास में कांग्रेस के रिवाइवल को झांकना चाहिए। हमारे पास वैचारिक रूप से मुकाबला करने वाले लोग नहीं रहे, रचनात्मक कार्यकर्ता नहीं रह गए। अब हम भटके नहीं, हमने देश के लिए सोचा, लेकिन हम इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, पेट जन कल्याण के इशू पर, नागरिक अधिकारों के इशू पर है। हमने कहा लोगों को पास संवाद का अधिकार होना चाहिए, लोगों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, वनाधिकार होना चाहिए, लोगों के पास हमने कहा जो है खाने का अधिकार होना चाहिए। ये सब चीज़ें की, इकोनॉमी को हमने बदला, ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन इस सब करते करते हम कुछ बुनियादी चीज़ों को भूल गए, जिसकी इस देश के अंदर बड़ी ज़रूरत है राजनीति के अंदर। एक चीज़ उसमें से है भारतीयता।
दूसरी है राष्ट्रीयता। हमारा तो नाम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है इस नाम का। हम भारतीयता भी भूल गए, हम राष्ट्रीयता भी भूल गए, और बीजेपी वालों ने चुरा लिया, आरएसएस ने चुरा लिया, और रचनात्मकता भी छुड़ा ली। सेवा दल के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से गांधी ने तो रचनात्मक कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की, खादी से लेकर के दूसरी तीसरी चीज़ों की। मैं चुरा लिया नहीं कह रहा हूँ, मैं आरएसएस वालों से समझ जाऊँगा, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। दे अडॉप्टेड दीज थिंग्स, उन्होंने अपने तरीके से, अपनी सोच से। हम प्लूरल, हम बहुलवादी सोच रखते थे, हम भारतीयता का हमारा संदर्भ सा था, उन्होंने जो है भारतीयता के संदर्भ को तू मैं बांट दिया, वो अलग बात है। लेकिन हमारे इन गुणों को ले लिया, हम एक तरफा देखते रह गए। हमने कहा हम इकोनॉमिक रिवोल्यूशन ले आए, हम फलाना चीज़ ले आए, हमने खाने का अधिकार दे दिया है। हम भूल गए जिसको खाने का अधिकार मिला उसको तो ये बात चटपटी लग रही है। अब हमने कहा नहीं, हमने जो है हम मिराज लाए, हम सुकोई लाए, हमने अग्नि जैसे मिसाइल बनाए, लेकिन हम ये भूल गए कि उससे जो बालाकोट पर हमला करवा रहा है क्रेडिट तो उसको जा रहा है? हमने मंगलयान बनाया, जिसने उसको छोड़ करके ताली बजवाई, लोगों ने तो उसके चेहरे को देखा। तो ये सब चीज़ें कुछ समय के साथ आते हैं, और मैं समझता हूँ हर राजनीतिक दल के राजनीतिक इतिहास में कुछ सोच इत्यादि बनती रहती है। मगर आपने जो प्रश्न उठाया, राजीव जी ने ट्रेनिंग पर बड़ा फोकस किया था, सेवा दल पे भी किया था। उन्होंने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस में ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था, वैचारिकता के पुट को स्टार्ट किया था। हम उसको भूल गए। हमको फिर उस रास्ते पर आना पड़ेगा, हमको फिर गांधी के रचनात्मक सिद्धांतों पर आना पड़ेगा। फिर हमको गांधी, नेहरू, अंबेडकर की भारतीयता और राष्ट्रीयता को अपना मेन संबल मांग करके उसके झंडे को लेकर के चलना पड़ेगा। एक बात बताओ, वंदे मातरम किसने दिया? इसको झंडा गीत किसने दिया? मैंने कहा ना कि झंडा ट्रेनिंग कहाँ से? मैंने थोड़ी, पहले से बदल करता था ना, मैंने उसको ज़रा सा बड़ा रूप दे दिया। मैंने 20,000 लोगों को ट्रेनिंग का लक्ष्य बना करके एक मुहिम प्रारंभ कर दी। यही सवाल कांग्रेस के लिए भी उठता है, और आपकी तो पूरी जो राजनीतिक यात्रा रही है वो उस राजनीतिक यात्रा के सहारे हम कांग्रेस की भी यात्रा को अगर देखने की कोशिश करते हैं। आपने उस दौर में कांग्रेस को देखा है जब कांग्रेस अपने पीक पर थी इस देश में, जहां छोटे ग्राम सभा के चुनावों से लेकर और केंद्र तक जब सबसे मजबूत जो कांग्रेस का दौर रहा, उस दौर में भी आप रहे, और ये दौर भी आप देख रहे हैं जब कांग्रेस शायद पूरे आज़ाद भारत के इतिहास में अपने सबसे कमज़ोर दौर में है। इसमें एक बड़ा सवाल तो सर लीडरशिप का भी है कि ये बात कई बार कही जाती है कि अभी हमारी टीम के ही अगर मैं कुछ लोगों से पूछूं कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताओ, तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, या इन्हें ध्यान नहीं आएगा राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, या कोई और है। तो ये जो कमजोरी है लीडरशिप की सेंट्रल लेवल पे। एक सवाल आपसे करूंगा जी, और उत्तर भी मैं ही दूंगा। हमने जब आर्थिक परिवर्तन की बात कही, हमने जब आर्थिक सुधारों की बात कही, हमने जब लोगों को, आम आदमी को ये कहा कि इसको गरीबी की रेखा से बाहर लाना है हर हालत पर। आप लगाइए 17 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी की रेखा से ऊपर आए। जो लोअर मिडिल क्लास था वो मिडिल क्लास बना, जो मिडिल क्लास था वो जैसा अपर मिडिल क्लास की तरफ को गया। तो उन लोगों का मीनू बदल गया, खाने का मीनू बदल गया। लिबरलाइजेशन के बाद वो बड़ी तेजी से हाँ, जैसे तनख्वाहें बढ़ी। मैं तो खुद पाइनियर था उस बात का, लड़ाई लड़ी मैंने, 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन आदि की। उन्होंने जो है कर्मचारी सैलरीड क्लास के पूरी ज़िंदगी में बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया। मतलब दुगने से ज़्यादा पैसे मिले उनको। ये होगा पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, उसके लिए जो है शेयर मार्केट और उसके दरवाजे खोल दिए गए, सब हुआ, सारा एक नया क्लास बन गया। तो उस नए क्लास की प्रायोरिटी, कोई व्यक्ति जब गरीब रहता है तो गरीबी को याद नहीं करता है जब वो
उससे बाहर निकल आता है। तो हम ये भूल गए कि ये जो नया क्लास है इसका मीनू अब दूसरा है। इसको और इसके बच्चों को दूसरे ढंग का मनोरंजन चाहिए। ठोक दिया, बना दिया, लड़ा दिया। तो हमारे मोदी जी ठोक दिया, बना दिया, उल्ट कर दिया, जुमलेबाजी, ठोस बात करते हैं। अब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाते रह गए और उन्होंने ठोक दिया, बना दिया, कर दिया, जुमले दे दिए, वो दे दिए, लोगों ने उन पर ताली बजा दी। इकोनॉमी का क्या होगा? हम उसके साथ मनमोहन सिंह जी के साथ, आज भी चिदम्बरम आदि के साथ उस पर सोचते हुए लगे हुए हैं और वो नए जुमले गढ़ दे रहे हैं। और तब तक हम कह रहे हैं ये क्या हुआ? अरे वो क्या हुआ? हमने जिस क्लास को तैयार किया, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लाए, उस ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार हमने अपनी राजनीतिक सोच को, अपनी अप्रोच को, अपनी वर्किंग पद्धति को नहीं बदला और इसलिए हम हार गए। आप ये जो आप बातें कर रहे हैं सर, ये पॉलिसी के और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, मैं लीडरशिप के लेवल पे भी मैं पूछना चाह रहा था। हारों का जिक्र किया जी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई पहाड़ी नेता जो नेता बन गया, कैसे बन गया, वो कभी लौट के पहाड़ आया? ये ध्यान देना पड़ेगा बहुत गौर से, तब जाके शायद कुछ नाम याद आ पाए। और मैं लौट करके आया और जितनी बार आया फिर पहाड़ ने फटकाया, फिर खड़ा हो गया, फिर मैं लौट करके आया। तो और ऐसा क्यों हुआ? आज भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जबकि जो लेटेस्ट मार है उत्तराखंडियत के सवाल पर, वो दर्द जो है कभी कभी अभी ताज़ा है। लेकिन क्या है, हमारे लोग ये न, तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि जिस कांग्रेस ने ट्रांसफॉर्मेशन लाए, सब बदलाव लाए जिंदगी के अंदर, जिसने सारे अधिकार दिए, उसको इतना मत मारो कि तुम्हारी आवाज़ उठाने वाला कोई न रहे। सर, इसमें एक बड़ा संकट लेकिन लीडरशिप का भी है ना। ये सवाल तो चलिए पॉलिसी के लेवल पे तो ये आपकी जो बातें हैं उनको हम समझ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने, आपको नहीं लगता कि पिछले 20 साल में सेंट्रल लीडरशिप में अगर देखें तो कोई ऐसा मजबूत सेंटर का लीडर, ऐसा उम्मीद जगाता हुआ नेता केंद्र में इतना मजबूत नहीं रहा? जो सवाल मैं अभी कह रहा था कांग्रेस प्रेसिडेंट का। अब हम सीखेंगे ना, जुमलेबाजी हम भी सीखेंगे। नहीं, बात सिर्फ जुमलेबाजी की नहीं है सर, मतलब सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि जुमलेबाजी नहीं करते हैं तो एक बात तो है ना, लीडरशिप कमजोर है। मैं यदि कहता कि हम हर खाते में 20 लाख रुपए भेज देंगे, ये बात तो राहुल गांधी ने कही थी। सोनिया जी मुझको निकाल देंगे। पर राहुल गांधी ने तो हर खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कही ही। डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा न्याय देंगे 5,000 रुपया मिनिमम लाइवलीहुड का लोगों को एश्योरेंस दिया। और दूसरे नमाई ने, पट्टे ने कहा 15 लाख रुपया हर खाते में। अब बता दो, उन्होंने कहा गरीबी दूर है, किसानों की आमदनी दुगनी, 2 करोड़ नौकरियां। तो लोगों को लगा यार ये तो साले कांग्रेसी कह रहे हैं हमने ये कर दिया, ये तो कुछ है ही नहीं। तो भैया बादाम की जगह पर मूंगफली कौन खाएगा? हम मूंगफली लेकर के चले रहे और लोगों ने अपना बादाम भिजवा दिए। तो लेकिन लोगों को नहीं, मैं जब लीडरशिप का सवाल कर रहा हूँ देश के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि रोज बादाम नहीं मिलते, मूंगफली वाले को भी जिंदा रखो। कांग्रेस इस देश की लोकतंत्र की आवश्यकता है। और मैंने लीडरशिप का सवाल सर इसलिए भी किया, आज भी आप मुझे एक बात बताइए, हमारे मंत्रियों को कई साल हो गए, लोग जानते हैं कि कौन मंत्री था? हमारे मंत्रियों के नाम जानते हैं? और भाजपा के कौन जानता है? आप उनके वित्त मंत्रियों का नाम बता दें, बताइए ना। तो यही तो सवाल एक, इससे ये आप इसको पॉजिटिव पक्ष में, आप पॉजिटिव पक्ष में ये बात कह रहे हैं, लेकिन आम जनता इसको ऐसे देखती है कि वो, उनके लिए मंत्रियों के नाम याद न रखना, लोग इतनी गहराई से नहीं सोचते कि ये गणतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक हो सकता है। लोग तो इसको इस नज़रिए से देखते हैं, लार्जर मास जो है वो इस नज़रिए से देखता है कि कोई सेंटर में एक मजबूत लीडर ऐसा है कि बाकी सब उसके आगे गौण हो गए हैं, और ये बात स्वीकार्य है लोगों को। ये 21वीं सदी के भारत के लिए अच्छा लक्षण नहीं।
हाँ, वो एक अलग डिस्कोर्स हो सकता है। इससे दुनिया के अंदर जो है एक डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। आज ट्रम्प पैदा हो रहे हैं, आज पुतिन पैदा हो रहे हैं, आज सी पैदा हो रहे हैं। इन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है क्या? मैं वही कह रहा हूँ, ये एक अलग क्या डिस्कोर्स टर्की का है। शासक लोकतांत्रिक है? तो आप, ये दुनिया का चलन है, हम उस चलन में दुनिया को, हम कांग्रेस नहीं बह सकती, कांग्रेस है। हम अथॉरिटेरियन लीडरशिप नहीं बना सकते, हम पॉपुलर लीडर बना सकते हैं, पॉपुलर लीडर। और मैं आज भी कह सकता हूँ अपने बलबूते पर गांधी नेहरू परिवार आज भी पॉपुलर है। आप अनाउंस करवा दीजिए, किसी दूसरे नेता का नाम भी करवा दीजिए, यहाँ कह दीजिए राहुल गांधी इस चौराहे पर आएंगे तो 10-20 हज़ार लोग। राहुल गांधी जी का लेकिन अपनी पारंपरिक सीट से वो चुनाव हारना जीतना चलता रहता है। आप एक काम कर दीजिए, यहाँ के किसी नेता का नाम ले लीजिए बाजार में, मुझको भी ज़रा से निकाल लीजिए आप, तो आपको 10-20 हाथ हाई हुई कहते हुए, मिलते हुए और फोटो खिंचवाते हुए मिल जाएंगे, औरों को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब मैं हार गया, तो इसका मतलब थोड़ी होगा कि ज़िंदगी ख़त्म होगी इसके साथ। नहीं, मैंने तो कार्यक्रम की शुरुआत ही आपके इंट्रोडक्शन में ये बात कहते हुए करी है कि आपके कद पे और आपकी लोकप्रियता पे किसी को जिस परिप्रेक्ष्य में आपने कहा, मैं उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि देश के लोगों को राहुल गांधी के चुनाव हारने के साथ इस बात को नहीं देखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1984 का चुनाव हारे थे, जंगा रेड्डी जीत के आए थे आंध्र से। एक दिन पार्लियामेंट में कुछ बोलते हुए उन्होंने हमारे नेता पर कुछ, इंदिरा जी पर कुछ कह दिया था, या मेढक से कुछ किया नहीं, कुछ कह दिया था, तो बुरा लगा हमको। तो हमने अटल जी पर जो सा चोट कर दी। राजीव जी ने मुझको बुलाया अपने चैम्बर में, कहा रीस अटल बिहारी वाजपेयी से अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, हम लोगों को उनके पोजीशन को जीत और हार से अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने इस बात को फैसिलिटेट किया कि वो लौट करके आए पार्लियामेंट के। ये बड़ी बात है। हाँ, तो ये चीज़ें देखिए, तो मैं समझता हूँ कि राहुल हों, सोनिया जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, ये सब अपनी जगह पर व्यक्तित्व हैं। हाँ। अच्छा, केंद्र के सवाल से सर, अब हम थोड़ी देर बाद इंटरव्यू को रैप भी करेंगे, लेकिन उत्तराखंड पे अभी काफ़ी बात करनी है, और ये बातें अब तीखी भी होंगी, क्योंकि जब बात उत्तराखंड की होगी, आपके मुख्यमंत्री काल की होगी, तो कई तरह के सवाल भी होंगे। सबसे पहले तो शुरू करेंगे हम राज्य आंदोलन से। ये बात बार बार उठाई जाती है कि हरीश रावत पृथक राज्य के पक्षधर नहीं रहे या मजबूत वॉइस नहीं रहे। वो पहले परिषद की बात करते थे, बाद में यूनियन टेरिटरी की बात करते थे, लेकिन मजबूती से पृथक राज्य की मांग के साथ नहीं खड़े थे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कॉमरेड पीसी जोशी जी की बात तो नहीं करूँगा, कॉमरेड सुंदरियाल की बात भी नहीं करूँगा, और इवन सुशील कुमार निरंजन जैसे दूसरे लोगों की बात भी नहीं करूँगा। लेकिन मैं 2 लोगों की बात ज़रूर करूँगा, जसवंत सिंह जी, इंद्रमणि बड़ौनी जी और काशी सिंह गहरी जी। मैं उनसे पहले अलग राज्य वाला था। प्रताप सिंह नेगी जी थे, एमपी थे गढ़वाल से। मैंने उनके साथ श्यालदे से लेकर के वहाँ तक की उपराई खाल जी तक की पद यात्रा की थी। तब आप पृथक राज्य मांग रहे थे या यूनियन टेरिटरी मांग रहे थे? हम पहाड़ी राज्य मांग रहे थे। एक जो अलग राज्य होगा, अपनी सरकार वाला, बिल्कुल अलग राज्य होगा, क्योंकि प्रताप सिंह नेगी जी और नरेंद्र सिंह बिष्ट जी ने ज्ञापन दिया था इंदिरा जी को कि हमारा अलग होना चाहिए। गोविंद सिंह मेहरा जी दूसरे लोग उसके पक्षधर थे। उस समय जसवंत सिंह जी का अवतार नहीं हुआ था। जब जसवंत सिंह जी का अवतार कफलटा कांड के गर्भ से हुआ था, नहीं तो वो चुनाव हार जाते 80 का। यदि कफलटा का दुर्भाग्यपूर्ण कांड नहीं होता तो जसवंत सिंह जी तब भी मामूली वोटों से जीते थे। लेकिन काशी सिंह जी को हम ये समझते थे कि जब तक अलग राज्य की बात रहेगी, उत्तर प्रदेश में हमारा दबाव बना रहेगा। तो मैंने हमेशा, वो हों विपिन हों, आप काशी सिंह इत्यादि से पूछ लीजिए, मैंने कभी उनके लिए बड़ी चुनौतियाँ
अच्छा, हाँ, मतलब अब ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं है। हाँ उन्हीं के खिलाफ हाँ, आप चुनाव भी लेकिन जीते थे। लेकिन हाँ, लेकिन कांग्रेस राज्य के पक्ष में नहीं थी। और ये बात भी फिर इसीलिए लोगों को चुभती है कि जिस व्यक्ति ने ये कहा कि एक मेरी बात लाश पे प्रदेश बनेगा, वो ना- पहले मुख्यमंत्री बने। वो इतिहास, समय होता है, चीज़ें होती हैं। वो नारायण जी का समय आ गया था तो वो बन गए, कांग्रेस का समय आ गया था बन गए। तो इसलिए हमने उत्तराखंड का समय लाने में मदद की। जैसे आप ये लगाइए, मुझे आज भी याद है, यदि किशोर उपाध्याय ये लोग ईमानदार हों, आज भी यदि ईमानदार रह गए भाजपा में जाने के बाद, तो वो इस बात को कहेंगे कि इंद्रमणि बनोनी जी ने मेरे पास एक से ज़्यादा बार आकर के कहा कि कुछ तो करो, अच्छा, राज्य की बात तो ख़त्म होगी, कुछ होगा ही नहीं, कुछ तो करो, जो कर सकते हो करवाओ, कुछ तो करवाओ, कुछ काउंसिल ही बनवाओ, कुछ बनवाओ। उस समय कहीं की काउंसिल बनी थी, ये बंगाल के ऊपर हाँ, जो गोरखालैंड का बने। जी, तो उन्होंने कहा कुछ तो करो। अच्छा, मैंने अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठा करके राजेश पायलट को यूज़ किया। अच्छा, फिर क्योंकि वो आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे, हमने उनके पोजीशन का इस्तेमाल करके जिंदा रखा, बातचीत के लिए बुलाया, लाल बार बार बार। जैसे हम देखते थे आंदोलन जब फीका पड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय एकांगी राज्य था। ये तो स्थितियां तब बदली जब मुलायम सिंह जी का दुर्भाग्य था कि उन्होंने गोलियां चलवा दी सब जगह जो है। नहीं तो एक बार तो ये था, ये जितने राज्य आंदोलनकारी थे जिसमें यूकेडी के पहलवान भी सम्मिलित थे, ये तो सब मुलायम सिंह जी के धड़े में थे। मैं गलत कह रहा हूँ बताइए ना। जसवंत सिंह जी, काशी सिंह जी, ये सब उनके धड़े में थे, ये सब उनके धड़े में थे। ये उस समय परिषद और राज्यसभा के चुनाव में उनके साथ खड़े होते थे और उनके कहने पर यहाँ आते थे और वो चीज़ें करवाते थे इनसे जो है। और हमने जो है उस समय अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाया। और मुझे इस बात का फ़क्र है कि राज्य आंदोलन जिस समय कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और मुलायम सिंह सबको टर्मिनेट कर देना चाहते थे, यदि हरीश रावत नहीं होता, राजेश पायलट नहीं होते, तो सैकड़ों की संख्या में हमारे कर्मचारी अपने रोजी रोटी के लिए लड़ रहे होते, राज्य का आंदोलन बिखर जाता। एक बार यदि पेट पर लात पड़ जाती लोगों के, क्योंकि वो राज्य सरकार का कर्मचारी कैसे राज्य की पॉलिसी के खिलाफ जा सकता था, वो तो टर्मिनेट हो जाते सब जो है। और ये करना चाहते थे, हमने नहीं होने दिया। राजेश पायलट ने कहा मुलायम सिंह नथिंग डूइंग, और जो है नो पे नो वर्क के सिद्धांत लागू नहीं होगा, और आप जो है इनको सबको वो करिए और मुकदमे वापस करिए। फिर आप दिल्ली में जब हुआ था, एक व्यक्ति बता दीजिए, सरकारी कर्मचारी भी थे जिन पर बड़े बड़े गंभीर वो लगे थे, 377, 394। आप ये लगाइए, एंटीक पीसेस को ख़त्म करने, लाल किले पर आक्रमण करने, जो राष्ट्रीय धरोहरें हैं उन पर चोट करने के आरोप लगे थे। और जिन पर आरोप लगे थे जानते थे उनमें कौन लोग थे? उनमें सरकारी कर्मचारी भी थे, उनके नाम भी थे, बहुत सारे आंदोलनकारी थे। एक भी व्यक्ति बता दीजिए किसी पर मुकदमा रहा? दिल्ली के अंदर हमारी हनक थी, जितेंद्र प्रसाद जी हमारे दोस्त थे, वो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। मारवा आज भी शायद जिंदा हैं, उनको आप बुला कर पूछे, डीजीपी दिल्ली के डीजीपी थे, उनसे कहा गया नथिंग डूइंग, यार कुछ नहीं, ख़त्म करो मामला जो जल गया जला दिया, जो कर दिया, ख़त्म करो मामला जो है। तो अपना अपनी भूमिका होती है, हमने भूमिका अदा की। और मैं आज भी कह रहा हूँ, यदि मैं कांग्रेस में प्रभावशाली नहीं होता, जिस समय नारायण दत्त जी, केसी पंत जी सब भाग गए थे, कोई नहीं था इस मामले में राज्य के पक्ष में। छोटे राज्य के पक्ष में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव मैंने पास करवाया, मैं लाया, मेरे दोस्त लोग साथ आए, जितेंद्र प्रसाद साथ आए, माधवराव सिंधिया साथ आए, राजेश पायलट साथ आए, मीरा कुमार साथ आई। कुछ तो आज भी इनमें से शख्सियतें जिंदा हैं जिन लोगों ने मदद की। सब लोग जो है प्रियरंजन दास मुंशी आए, दूसरे लोग आए, हमने जो है छोटे राज्यों के पक्ष में। और जैसे नारायण दत्त जी कहते थे मेरे लाश पर बनेगा
अलग राज्य। वैसे ही जो है केसरी जी भी कहते थे बिहार का विभाजन नहीं हो सकता, नथिंग डूइंग, और उनकी अध्यक्षता में हमने जो है छोटे राज्यों के पक्ष में प्रस्ताव करवा दिया। उनको कहीं ले गए विदेशी मेहमानों से मिलाने, उनको खाना खिलाने के लिए, और उस समय मीरा कुमार जी से अध्यक्षता करवा करके राजनीतिक प्रस्ताव में इसको डलवा दिया। तब तक सारे देश और दुनिया में फ्लैश हो गया, कांग्रेस हैज़ पास रेजोल्यूशन कि छोटे राज्यों के पक्ष में जहाँ की विधानसभाएं चाहेंगी वहाँ राज्य बना दिए जाएंगे। सब हो गया। केसरी जी को तो किसी ने पर्ची दी खाने के बीच में, तब वो धोती संभालते आया किसने किया, और उसके बाद उन्होंने प्रण करके कहा कि हरीश रावत अब सेवा दल का चेयरमैन नहीं रह सकता, इसको कैसे हटाओ। तारिक अनवर जिंदा है, हमारे साथ है, तारिक अनवर से पूछेगा, वो मेरे दोस्त से बेचारे, वो कहे यार हरीश तू मुझको क्यों फजीते में डाल रहा है, मैं उनका सलाहकार हूँ और तू ऐसा काम करवा दे रहा है यार, तूने मरवा दिया हम सबको। मैंने कहा भैया देखो, ये जो मरवाना है ये उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है, आप कर या जैसे तैसे निभाओ। फिर मैंने खुद ही इस्तीफा, मैं चल दिया। अब उत्तराखंड के कुछ मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो आपने खट्टी मीठी कही, जी, ये राजनीतिक प्रचार बिल्कुल था, ये राजनीतिक दुष्प्रचार था। ये दुष्प्रचार करने वालों से मैं आज भी कहता हूँ, आमने सामने आकर के बात कर लो ना। अब ऐसे ही कुछ सवाल और हैं, उनमें मैं एक स्टेबलिश नेता था, वो स्टेबलिश नेता होते भी मैं उत्तराखंड कहता था, और ये मेरी जैसी पोजीशन में होते तो कभी नहीं कहते। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने अर्न किया और उत्तराखंड में उसको इन्वेस्ट किया उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड ने मुझे ठोकर मारी, और मैं फिर खड़ा हुआ, फिर ठोकर मारी। ठोकर शायद इसलिए भी मारी रावत जी क्योंकि अब आप बहुत बार भू कानून की बात करते हैं और राजधानी की बात करते हैं। राजधानी का सवाल आपके रहते इतना बड़ा सवाल नहीं था कि उस पर एक मुख्यमंत्री फैसला नहीं ले सकता था। राजधानी गैरसैंण के सवाल को आप पर यह भी आरोप लगता है कि कुछ लोगों ने तो, जो पहली सरकारें आई उन्होंने तो कमीशन बनाया, उसको लंबित किया, उसको टालते रहे, कुछ ने देहरादून और वहाँ के बीच में लटकाया, लेकिन आपने एक नई जगह कालागढ़ की बात करके आपने ये कहा जाता है। हमने तो, मैं पहले से ही ये चाहता था कि राजधानी दो जगह हो, या तो रामनगर काशीपुर के बीच में, या जो है नरेंद्र नगर में। तो ये जब आपने आइडिया फ्लोट किया सर, एक मिनट मैं अपना सवाल एक बार बस पूरा कर लूं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि वो चीज़ बहुत इजीली डुएबल थी। मेरा सवाल सर ये है कि ये जो आपने जब ये बात कही, ये आइडिया फ्लोट किया, गढ़वाल, कुमाऊं और इकोनॉमिक सबके लिए बेहतर थे, पर राजधानी हमेशा से आंदोलन के समय से तय था कि गैरसैंण होगी, आंदोलनकारियों की मांग से तय था। ये कुछ लोगों जो आंदोलनकारी अपने को कहते, जिन्हें आंदोलन को मोनोपलाइज कर लिया था, उनका आइडिया था। लेकिन हमने, जब हमारे पास स्थिति आई, तो हमने ये सोचा कि हम इस मामले को उलझाने के बजाय लेट अस गो विद गैरसैंण। गैरसैंण में जो कुछ किया वो तो मैंने ही किया, और लेकिन गैरसैंण को फाइनली अनाउंस करना राजधानी बहुत मुश्किल नहीं था। आप समझे नहीं, क्या मैं मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता यदि मैं मोहम्मद बिन तुगलक तो आपने गैरसैंण की बात विपक्ष में रहते हुए तो दक्षिण ले गया। सोच अच्छी थी, उसने कहा यहाँ तो रोज आक्रमण दिल्ली पे होते रहेंगे, लेकिन दिल्ली वहाँ ले जाओ दक्षिण में, लेकिन वहाँ कुछ बनाया नहीं था, इसने मर खप गए सब। तो जिस समय मैंने गैरसैंण शुरू किया, उस समय गैरसैंण में 20 आदमी नहीं रह सकते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, जानकारी ले लीजिए, उस दिन 20 लोग आ जाए तो गैरसैंण में नहीं रह सकते थे, तो कैसे आप राजधानी बना दें? नहीं, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि आप एक ही दिन में करें। आंदोलनकारियों की मांग ये थी कि 20 साल बाद करें, लेकिन घोषणा कर दें कि आज से 10 साल बाद राजधानी गैरसैंण होगी, तैयारी अब शुरू कर दें। से भी ठोस चीज कर दी, जो बुलंद मीनार की तरीके से खड़ा है, विधानसभा भवन है सर, लेकिन सचिवालय की जमीन में तय करके गया, और एजेंसी तय करके गया, वेबकोर्स को पैसा दे करके गया, 57 करोड़ रुपया दे करके गया, क्योंकि एक दिन में तो हो नहीं सकता था। आपने विपक्ष में जितना समय उत्तराखंड में उसको दिया, मैंने जो है भराड़ीसैंण को टाउनशिप बनाने के लिए टाउनशिप का काम और ज़मीन का नोटिफिकेशन का काम किया, जिसको डी नोटिफाई बाद में
त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने किया, उनसे तो सवाल किए नहीं। मैंने 500 लोगों के रहने के आवाज़ बना दिया। मतलब ये चीज़ें और मुख्यमंत्रियों के साथ मेरी तुलना नहीं कर सकते। हरीश रावत का किया गैरसैंण में बोलता है। जो लोग आंखों से नहीं देखना चाहते हैं वो उत्तराखंड को धोखे में रखना चाहते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, जो आंदोलनकारी हैं, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, जो यहाँ के इस सोच के लोग हैं, जो इस सवाल को करते हैं, वो अपने को भी धोखा देते हैं, उत्तराखंड को भी धोखा देते हैं। हकीकत ये थी कि जिस रास्ते पर चलना चाहिए था, जैसे शुरुआत होनी चाहिए थी, बनना चाहिए था राजधानी को, मैंने उसी रास्ते पर बनाया। और ये हरीश रावत था जहाँ लोग कहते थे पहाड़ मैदान में बढ़ जाएगा उत्तराखंड। सर दूसरी तरफ कहते थे ना, देहरादून में भी तो उतने ही निर्माण कार्य होते रहे जिनको अब बहुत लोग इस तर्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरे समय में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। कहते थे लोग पहाड़ देश में बढ़ जाएगा। मैंने सबसे स्वीकार करवाया। पहले टेंट में सेशन लाया, धीरे 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 बजट सेशन किया, खड़ा कर गया, माध्यम बना करके गया, विधानसभा बना के गया, सचिवालय के लिए पैसा मंजूर करवा के गया, हेलीपैड बना के गया, पानी की योजनाएं बना करके गया, बिजली ले करके गया, सारे डिवीज़न बना दिया, 8 सड़कें मंजूर करवा दी। व्हाट नॉट। गैरसैंण के लिए जो है मैंने अलग निर्माण निगम बना दिया जो उसका काम करेगा, और वहाँ के विकास परिषद बना दी जो छोटे मोटे गाँवों के कामों को करेगी, राजधानी एरिया को डेवलप करेंगे। एवरीथिंग जो एक 3 साल के मुख्यमंत्री से एक्सपेक्ट किया जाता था, 3 साल में भी 1.5 साल केदार में उलझा रहा फिर समय मिला तो वो काम कर दिया। और मुझे से असल में उत्तराखंड की एक आदत है, और मैं इस आदत को धन्य कहना चाहता हूँ। और मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारी तो उम्र है कितने समय, लेकिन जो सवाल आपने मुझसे किया, आप 10 साल बाद भी यही सवाल करोगे। हरीश रावत नहीं होगा तब, यही सवाल करोगे। और यही आज जिस स्थिति में गैरसैंण है उसी स्थिति में गैरसैंण होगा। और हरीश रावत को यदि लोगों ने गैरसैंण के लिए 5 साल दे दिए होते तो आज मैंने कहा था मैं 2022 तक राजधानी को यहाँ ले आऊँगा। सर लोगों ने इस बात का विश्वास शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री रहते, आपने विधानसभा की वहाँ शुरुआत करवाई, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री रहते ये बात कहते कि यहाँ 5 साल बाद राजधानी होगी। मैंने मुख्यमंत्री रहते कहा, मैं तो विधानसभा में कहा है, ये तो विधानसभा के रिकॉर्ड में है, विधानसभा के रिकॉर्ड में है। मैंने कहा जो है 2016 का पूरा बजट सत्र 1 महीने का होगा, यहाँ होगा, और 2020 में आप नई राजधानी में जो है अपना बजट सत्र भी करेंगे, शीतकालीन सत्र भी करेंगे, हर सत्र यही करेंगे करके मेरा विधानसभा के रिकॉर्ड में है। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं गरीब घर का बेटा था, मैं सामान्य तरीके का व्यक्ति था, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मेरा तरीका आम तरीके का है। इसलिए यहाँ का आम आदमी, यहाँ का उत्तराखंडी विश्वास नहीं करना, उसके लगता था यार हम ही जैसा घर गुच्छुआ ये क्या कर रहा है करके। यदि मैं कोई बड़े नाम खुर्रम खां की तरीके से होता तो आप मेरी बात पर विश्वास करते। और मेरी बात याद रखना, 10 साल बाद भी आज ही की स्थिति में होगे, आज ही की स्थिति में जिस स्थिति में हो, तब हरीश रावत को याद करोगे कि हमने गलती कर दी। और मेरे लिए वो क्षण दुखद भी होगा और मूल्यवान भी होगा, क्योंकि याद करोगे। मैं एक बात जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हो पाया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो पहले मैं करके गया किसी और की ताकत नहीं है उन सब चीज़ों को कर देने की, उन पहलुओं को ये कर दे। इनके पास समझ ही नहीं है, इनको समझने में 2-3 साल लग जाएंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त आपको मौका देता, जो वक्त हमको वक्त ने दे दिया, हमने करके दिखा दिया। और दूसरे अच्छे आए, हम तो कह रहे हैं मेरे बाद भी आए जो ऐसी कलियां खिलाएं जिससे गुलशन महके, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा मुझको, न तो इधर दिखाई दे रहा न उधर दिखाई दे रहा। इंटरव्यू को हम ख़त्म करें उससे पहले एक तीखा सवाल और, जब आपका मुख्यमंत्री काल ख़त्म हो रहा था तो वो दौर बड़ा उठापटक का दौर रहा। वो हमने सब देखा कि कैसे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, हालांकि कोर्ट ने उसमें आपके पक्ष में उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, लेकिन वो जो पूरा प्रकरण रहा और उससे पहले वो जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया,
उसकी वजह से ये कहा जाता है कि हरीश रावत के इतने लंबे करियर के ऊपर वो एक दाग की तरह से चिपक गया। हालांकि उस स्टिंग ऑपरेशन में जो जितने घटनाक्रम हुए, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा जर्नलिज्म की या लॉ की समझ रखता है वो समझता है कि वो कैसे पूरा का पूरा मैनिपुलेटेड था, और उसमें जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया वो उतने उससे ज़्यादा दोषी नज़र आता है, और जो तीसरा व्यक्ति जो करवा रहा था वो और ज़्यादा सम्मिलित नज़र आता है। मैं इस बात को ऑन मेरिट कह सकता हूँ क्योंकि मैंने दिल्ली में, मैं उस समय जर्नलिज्म में था और मैंने लंबी रिपोर्ट्स इस पर की थी, तो इसलिए मैं ये मेरिट पे ये बात कह सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये भी कहता हूँ कि उसमें एकम्प्लिस सब नज़र आते हैं। इसलिए नज़र आते हैं कि जो बात उसमें हो रही है वो बात सीधे सीधे मंत्रियों को मंत्रालय देने की जो प्रक्रिया है, जो शायद पर्दे के पीछे आम जनता के सामने नहीं आती, वो एक तरह से खुलती है। तो ये तो नज़र आता है। आपको शायद मालूम नहीं, कुछ और लोगों पर भी डोरे डाले जा रहे थे। लोग ये कहते थे कि हरीश रावत के राज्य में मूंगफली से काम चलाना पड़ेगा, चने से काम चलाना पड़ेगा। हरक सिंह इसीलिए तो गए या दूसरे इसीलिए तो गए। मैं अब उस सब बात पर नहीं कहना चाहता। एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, कह रहा है कि साहब आपके सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, विजय बहुगुणा षड्यंत्रकारी था। मैं कहता हूँ पैसा, कहता हाँ पैसे किसे हुआ, और कहता वो और उनके बेटे थे। तो जो व्यक्ति जिसकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ, उस व्यक्ति के मन में ये स्वाभाविक तौर पर इच्छा होगी कि कुछ और बताए, कुछ और कहे। तो आपने एक बात ख्याल की होगी, जैसे ही मैं समझता था कि एक सीमा कह गया है तो मैं खट कह देता था, नहीं यार मैं तो कहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या तो दूंगा, क्या करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं देखता था कि अब ये वो कर रहा है, मैं कहता था अच्छा तुम कर लेना, लेकिन मैं तो नहीं, तुम कर लेना, देख लेना, बाद में आ जाना, बाद में देख लेंगे, कोई आदमी आपके बाद। तो ये सब चीज़ें जो है एक बातचीत है, क्योंकि मुझको भी मालूम था न एमएलए वहाँ है न पैसा वहाँ है। एक बात बताओ, जो व्यक्ति, हाँ उसमें मेरी एक भूल है, मैं, और कभी कभी मति ख़राब हो जाती है, बहुत चीज़ें ख़राब होती है, इसी में मेरी मति ख़राब हुई। मैं रामनगर के बजाय लालकुआ चला गया। हाँ, हो जाती है कभी कभी, ईश्वर बड़ा भ्रम पैदा कर, पता नहीं क्या मर्जी होती है उसकी। तो मुझको उस व्यक्ति के से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरी तो हाँ, प्राइमरी चीज़ थी सर। हाँ, उसने क्योंकि एक चीज़ और इस्टेब्लिश की, उसने ये बात इस्टेब्लिश की कि जब आपकी वो बातचीत हो रही है, उसमें वो व्यक्ति एक बात कहता है कि पिछली बार भी इनसे ये वादा किया गया था लेकिन इनको मिला नहीं। उन्होंने एक मंत्री का नाम लिया था और ये कहा था कि इनको फला मंत्रालय देने की बात की गई थी लेकिन बाद में नहीं मिला। तो उससे ये सब लोगों के बीच ये मैसेज गया कि मंत्रालयों के बंटवारे में किसी इस तरह की मीडियोकर की बड़ी भूमिका होती है। ये तो हमेशा होती है, प्रैक्टिकल थी। मीडियोकर्स की भूमिका आप एक्सेप्ट करें? ये तो सभी कहीं न कहीं से कहलवाते हैं, करवाते हैं, और आप दसों से आश्वासन देते हैं। पर उसमें पैसे की भी बात हो रही है। नहीं, पैसे की बात नहीं कही। उसमें ये बात हुई है कि इनसे जितने का प्रॉमिस था उसके बदले ये ना, ये कभी नहीं कहा, ये नहीं कहा उसने कहा कि उनको एक मंत्रालय देने की अच्छी बात हुई थी। मैंने कहा यार हो गया जो हो गया। हाँ, ये ऐसे बहुत सारी बातें की होंगी हमने लोगों से, जो है ऐसा थोड़ी मैं संत हूँ क्या। एक बात बताओ, और मैं जानता था वो भी एक शैतान आया है, उस शैतान से यदि मैंने कुछ उलझाने वाली बात कर दी, मैं तो कह रहा हूँ हे उत्तराखंड वालों, हे बुद्धिजीवियों, हे समझदार लोगों, हे ईमानदार लोगों, अब दूसरा ऐसा ईमानदार ले आओ ना, जो व्यक्ति कह रहा मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपनी सरकार बचाने के लिए कह रहा है मेरे पास 2-2.5 करोड़ भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा। लाओ ना, मैं तो कह रहा हूँ लाओ। यदि कोई दूसरा राज्य होता तो कहते हमको ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, जो व्यक्ति अपने राज्य का मुख्यमंत्री है, कह रहा मैं 2-2.5 करोड़ भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और वो व्यक्ति और ये उत्तराखंड कभी यदि मुझे रिवैल्यूएट करेगा, आपने खट्टी मीठी बात कही, मैं आप ही के सामने कह रहा हूँ, आप ही का सहारा लेकर के कह रहा हूँ, जिस दिन रिवैल्यूएट करेगा लोग कहेंगे कि ये कैसे बुद्धिजीवी थे। अरे एक आदमी ताजमहल बेचने के लिए आया है, और मैंने कहा हाँ बेच दो, जितना चाहो लगा दो, तुम ही खरीद लेना,
और पैसा भी तुम ही दे देना, बाद में आकर के मुझसे ले जाना, टॉप अप कर लेना जितना कमाना चाहो। या व्हाइट हाउस बेचने के लिए आया, मैंने व्हाइट हाउस का दाव लगा दिया। वजह ये कहने के कि कितनी खूबसूरती के साथ हरीश रावत ने एक ऐसे नेगोशिएटर को जो पत्रकार की आड़ में सब कर रहा है उसको टाल दिया। लोगों ने जो है अब खोजना ऐसा ईमानदार आदमी, ऐसा निष्कलंक जो है मिल जाएगा, कोई सती साध्वी राजनीतिक मुख्यमंत्री। इसका फैसला जो है उत्तराखंड की जनता, सारे उत्तराखंड के लोगों से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, महाराज मुझसे ज़्यादा सदी साध्वी, ईमानदार और जो मनसा वाचा कर्मणा से भी, शब्दों से भी जो है कोई ऐसी बात न करे कि जिससे यह आभास हो, वो ढूंढ लेना भैया, मान कर लेना, मिल जाए तुमको। जिस दिन मिल जाए मुझको भी बता देना, मैं भी कहूँगा थैंक यू उत्तराखंड, आपने एक ऐसा मुख्यमंत्री या एक मंत्री खोज लिया। अरे यदि आप सब, यदि लोगों में यदि वो होती, लोग ये कहते कि यार हमने देखो कितना ईमानदार आदमी है जिसके पास अपनी सरकार बचाने के लिए, सरकार बचाने का सवाल है, एक व्यक्ति पैसे की बात कर रहा है, होना तो ऐसा था लपक करके कहता कितना चाहिए, क्या चाहिए, क्या होगा, था ही नहीं तब तो कहता क्या। वो उधार कह रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे पास उधार देने के लिए भी नहीं होगा। और अंत में सब लोगों ने शुरुआत में, मैं जब उसको वो मुझको टहला रहा, मैं उनको टहला रहा हूँ, और जो अंत में कह रहा हूँ उसको किसी ने नहीं पढ़ा। मैं अंत में कहता हूँ उसे कि भाई जो कुछ करोगे अपने बल पर करना, मैं कुछ नहीं जानता। उस सेंटेंस को किसी ने नहीं पढ़ा। उसमें आपने एक बात और कही थी जो लोगों ने समझी। आपने उन्हें ये कहा था, और वो बात प्रत्यक्ष तौर से उसमें आई भी थी, कि आपने कहा था कि मैं तो तुम्हारे लिए आगे, क्योंकि मैं अब रिटायर होऊंगा और तुम्हारे लिए अब आगे मैं तो कुछ बड़ा सोच रहा था कि मेरे बाद तुम ही संभालोगे, लेकिन तुमने तो ये छोटी बात कह दी। तो एक बात बताओ, ये तो राजनीति के अंदर, और एक बात है, तो रोज मैं ही रहता मुख्यमंत्री नहीं, वो तो आपने ठीक कंटेक्स्ट, मतलब मैं उस आप ही के कंटेक्स्ट में इस बात को कह रहा हूँ। मैं तो ये समझता था कि मैंने कहा तुम ईमानदारी से तुम लोग काम करोगे, तो मैंने कहा समय के साथ बदल गए, और आज मैं कह रहा हूँ अकेले में रोते होंगे, मेरे साथ रहते सीखते भी राज्य कैसे बनता है, राज्य बनाते भी, और इन लोगों का नाम भी मुझको लोग याद करते नहीं करते, लेकिन ये आगे की संभावनाओं के रूप में ज़रूर जिंदा रहते। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, यदि टॉपलिंग का गेम नहीं हुआ होता तो 2017 का चुनाव हम जीतते, कांग्रेस आती सत्ता में, और कांग्रेस यदि उस समय सत्ता में आती तो 2022 तक हम इसका इतिहास बदल देते उत्तराखंड का, जिस इतिहास के लिए उत्तराखंड को पता नहीं अब कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, किसके पैदा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, याद रख लेना। हम इस इंटरव्यू को रैप करें उससे पहले मेरा आखिरी सवाल, हरीश रावत अब अपनी भूमिका आगे कैसे देखते हैं? देखो, आई हैव प्लेड माई इनिंग। अब शरीर और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। मुझे अभी तक ये तक मालूम नहीं है, मैं तो राजनीति में इतना व्यस्त और पड़ा रहा, मुझको ये भी मालूम नहीं है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, कहाँ क्या है, परिवार का क्या है, किसको बीमारी क्या है, किसको नहीं है। अब पता चल रहा है कि पत्नी को ये है, फलां को ये है, फलां को वो है, बेटी को ये है, बेटे को ये दिक्कत है, सब है। तो यदि 10-5 साल बच गए तो यदि वो कर्तव्य पूरा कर सके, वो कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन राजनीति है, किसी ने ललकार दिया तो दैन्यम न पलायनम। हाँ, और अन्यथा आई हैव प्लेड माई इनिंग। ये लास्ट मैं पारी खेलना चाहता था। मैं कांग्रेस के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जीतती पारी को जो है दूसरे के पल्ले में डाल दिया, उसके लिए मेरे बहुत सारे साथी धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरी तरफ से मैं तब भी वो लास्ट इनिंग थी, मैं ऐसा नहीं है कि लजबगा करके हाँ लड़खड़ाते अपना नाड़ा भी न बाज सकें और चीफ मिनिस्टर बने रहे, मैं वो नहीं बने रहना चाहता। मैं उसी समय तक रहना चाहता हूँ जिस समय तक खटाखट दिमाग भी काम करे, शरीर भी काम करे। अब मेरी समझ से वो समय चला गया, फिर भी दैन्यम न पलायनम। देखिए, हरीश रावत को इसीलिए ये कहा जाता है कि वो हमेशा से प्रासंगिक बने रहते हैं। उन्होंने
ये बात भी कही कि उनकी इनिंग शायद अब पूरी हो गई है, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज था, उन्होंने साथ में न दैन्यम न पलायनम कहा, मतलब अपने सारे पत्ते उनके कभी नहीं खुलेंगे, और यही बात उनको शायद बाकियों से अलग करती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारी ऑडियंस, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरीश रावत से तमाम बातें हुई, उनके जीवन से जुड़ी कुछ मीठी बातें, कुछ तीखे सवाल भी हमने उनसे किए, उस पर उनकी प्रतिक्रियाएं थी, उनको आप ऑन मेरिट जज कीजिएगा, उनकी बातें आपको कैसी लगी। जी, थोड़ी बातें जिनसे व्यवहार में अहंकार झलकता है, मैं वो सत्य हैं मगर सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, जो थोड़ा अप्रिय तरीके से कहा है, उसके लिए मैं आपके ऑडियंस और उत्तराखंड के लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। और आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ में, जिनसे हम करेंगे उनसे उनके जीवन से जुड़ी कुछ मीठी बातें, कुछ तीखी बातें। थैंक यू सो मच। ये लास्ट वाला ज़रूर डाल देना। हाँ, ये पूरा ऐसे ही जाएगा, ये विदाउट कट शो होता है हमारा, इसमें थैंक यू। कोई कट नहीं लगता। अरे कोई है इधर?